मॉर्निंग क्लास एनसीईआरटी 9 क्लास साइंस ग्रेविटेशन। ओके बेटा, हमने इसके आपके साइंस के 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। फर्स्ट था बेटा आपका कौन सा, मोशन, और सेकंड चैप्टर था बेटा आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। क्लियर? तो बेटा हमने सेकंड चैप्टर में एक चीज देखी कि मींस अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज करना है, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज करना है, तो इसका मतलब क्या होता है आपका कि हमने क्या किया, उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई कर दिया है ना। मींस जब तक हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा बेटा, मूव नहीं करेगा, मींस उसकी स्टेट में चेंज नहीं होगा। ओके, तो क्या हो रहा है बेटा, जो आपका ग्रेविटेशन चैप्टर है बेटा, ग्रेविटेशन इसका मींस आपका हिंदी में इसको बोला जाए तो गुरुत्वाकर्षण बोला जाता है, गुरुत्वाकर्षण। तो बेटा आपका अट्रैक्टिव टाइप का फोर्स है। ग्रेविटेशन क्या है बेटा, अट्रैक्टिव टाइप का फोर्स है। ओके, अब इसको मींस कैसे सोचा न्यूटन साहब ने और क्या इसके बारे में मींस कैसे थॉट किया कि आपका कैसे मींस निकल के आया। तो बेटा इसकी कहानी आप सुनिए, बस 2 मिनट की कहानी है, उसके बाद इसको समझते हैं आखिरकार ये होता क्या है ना ग्रेविटेशन। क्लियर बेटा? अच्छा, न्यूटन साहब बेटा एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। ओके, न्यूटन साहब एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और अचानक बैठे बैठे एक एप्पल गिरा, पेड़ से डाल से टूटा और क्या वो नीचे गिरा। तो न्यूटन साहब के माइंड में ख्याल आया कि एप्पल टूटा तो वो नीचे ही क्यों आया, की तरफ ऊपर क्यों नहीं चला गया। बेटा सोचने वाली बात थी ना ये। उन्होंने सोचा और एकदम करेक्ट सोचा कि अगर आपका एप्पल डाल से टूटा तो वो नीचे ही क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं चला गया। मींस अगर कोई ऑब्जेक्ट शिफ्ट कर रहा है किसी डायरेक्शन में तो पक्का बेटा ये बात तो सच है कि मींस जिस डायरेक्शन में वो आपका ऑब्जेक्ट मूव करेगा मींस वहां उस डायरेक्शन में कोई ना कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है। अदरवाइज वी नो दैट अकॉर्डिंग टू द सेकंड चैप्टर ऑफ मींस न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इससे बेटा हमने क्या मींस क्लियर हुआ था कि विदाउट एनी फोर्स, अगर हम कोई अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे तो आपका ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ पोजीशन मींस चेंज नहीं होगा। और सेब अगर टूटा था और वहां कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा तो बेटा सेब क्या होगा, एप्पल जो आपका था वो जहां से टूटा वो टूटता ही नहीं बेटा कभी। सोचने वाली बात है कि अगर एप्पल लटका हुआ था तो वो कभी टूटता ही नहीं। क्यों? कोई चीज तभी मूव करती है उसमें कोई फोर्स अप्लाई होता है। क्लियर? तो यही बेटा वो बात हो रही है आपकी, आपका क्या है, एप्पल का पेड़ हो गया। ओके, ये बेटा आपका कोई एप्पल का पेड़ है, यहाँ पे आपका एप्पल लटका हुआ है। ठीक, तो बेटा टूटा तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही क्यों आया, अपवर्ड डायरेक्शन में क्यों नहीं गया, क्यों नहीं गया अपवर्ड डायरेक्शन में, क्यों? यही बेटा जो आपका फिनोमेना हुई थी, इसी फिनोमेना के बेस पे न्यूटन साहब ने आपको एक मींस लॉ दे दिया, मींस एक फोर्स का नाम बताया ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर? अब बेटा चलिए बात करते हैं किसकी, मींस हमने जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए कोई ना कोई फोर्स की आवश्यकता होती है। ओके, तो यहाँ पे बेटा आपका एक फोर्स वर्क करता है, नीचे आपकी ग्रेविटी वर्क करती है स्मॉल जी। ओके, और आपका एक फोर्स होता है बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स, उसकी वजह से ही आपका एप्पल डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव किया है ना, ब्रेक होने के बाद वो जस्ट नीचे आ गया। तो बेटा बात करेंगे हम लोग किस चीज की, अब बेटा थोड़ा सा सर्कुलर मोशन को देख लेते हैं। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन बेटा आपका छोटा सा कॉन्सेप्ट है, समझते हैं उसको। देखिए सर्कुलर मोशन में होता क्या बेटा, आपका ऑब्जेक्ट है कोई वो सर्किल में ही मोशन करता है ना, सर्किल में मोशन करता है। तो ऐसा क्यों, अगर वो सर्किल में मोशन करता है मींस वो स्ट्रेट लाइन में मोशन नहीं कर रहा, इसका मतलब बेटा क्या है, कोई आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे पुट किया हमने, ये आपका ऑब्जेक्ट है कोई, ये आपका सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, यहाँ ये रस्सी से बंधा हुआ है। अगर रस्सी से हम नहीं बांधेंगे बेटा तो ये सर्कुलर मोशन करेगा ही नहीं। ठीक है, ये आपका क्या है, स्ट्रिंग है, कोई धागा है, ये आपका सेंटर है, यहाँ मैंने पकड़ के इसको ऐसे से घुमाया, तो अगर इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही मींस डायरेक्शन चेंज हो रही मींस क्या, आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही, क्या हो रहा है आपका यहाँ पे एक्सीलरेशन आ जाएगा, है ना। और एक्सीलरेशन आएगा तो क्या होगा बेटा, क्या होगा आपका, मींस अगर एक्सीलरेशन आ गया बेटा तो क्या है, इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही ना, बट इस सर्कुलर ही क्यों कर रहा है, क्यों, इसके सेंटर की ओर बेटा एक फोर्स वर्क करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, एक आपका बेटा फोर्स होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि ऑलवेज इन सर्कुलर मोशन a force is work which is called as centripetal force. The direction of centripetal force is always towards the center. Okay, मींस जो आपका सेंट्रीपिटल का फोर्स है इसकी डायरेक्शन हमेशा सेंटर की ओर होती है। जब यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है तब भी इसकी डायरेक्शन कहाँ, सेंटर की ओर है। अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे मूव कर जाएगा तब भी इसकी डायरेक्शन बेटा सेंटर की ओर ही रहेगी, है ना, एफसी। बेटा यहाँ पे देखूं तब भी आपकी डायरेक्शन कैसी है, एफसी। यहाँ पे देखूंगा तब भी आपकी डायरेक्शन कैसी होगी बेटा, एफसी। ओके, यहाँ पे भी देखूं तो डायरेक्शन कैसी होगी, एफसी। मींस क्या हो रहा, किसी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन कराना है तो कोई ना कोई फोर्स तो बेटा वर्क कर रहा होगा, बिना फोर्स के वो सर्कुलर मोशन नहीं कर सकता। और बेटा मैं किस लिए डिफाइन कर रहा हूँ, क्यों, आप लोग को पता है कि मून है, मून अर्थ के चारों ओर सर्कुलर मोशन पे मींस चक्कर कंप्लीट कर रहा है, रिवोल्यूशन कर रहा है ना।
अर्थ मींस इसको आप यही कर लीजिए ना कि आपकी ये क्या है बेटा, ये आपकी अर्थ है। ओके, ये आपकी क्या है, अर्थ है। इसीलिए मैं इसको आपको रीड करा रहा था, आपकी अर्थ है और ये क्या है बेटा, आपका मून है। ओके, ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, मून है। तो मून भी तो अर्थ के चारों तरफ रोटेट कर रहा है ना, चक्कर लगा रहा है ना बेटा। तो अगर मून इसके चारों ओर घूम रहा है मींस क्या है, यहाँ पे भी तो कोई ना कोई फोर्स वर्क कर रहा होगा ना, अदरवाइज ये क्यों मूव करता। ये स्ट्रेट लाइन चला जाए, कहीं भी चला जाए, सर्कुलर मोशन में ही भी क्यों मूव कर रहा बेटा। और ऐसे अगर बात देखी जाए किसकी, सोलर सिस्टम की, सोलर सिस्टम में बेटा क्या होता है आपका, ये सन हो गया, ये आपका सन है बेटा। और सन के चारों ओर आपको पता है कई सारे आपके प्लेनेट रोटेशन कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन। ओके, तो यहाँ पे भी कोई ना कोई फोर्स वर्क कर रहा होगा, है ना, यहाँ पे भी कोई ना कोई फोर्स आपका अप्लाई हो रहा होगा। तो इसी कांसेप्ट को बेटा हमें समझना है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी अनदर ऑब्जेक्ट के रिलेशन मींस रिलेटिव में सर्कुलर मोशन कर रहा, मींस वहां कोई ना कोई फोर्स वर्क कर रहा बेटा, उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, अब बेटा इसका आपका लॉ आता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ की बात करेंगे। लेकिन पहले इस बेसिक को समझ लीजिए, आपकी हो क्या रहा, मींस जो आपकी मून है अर्थ के चारों तरफ सर्कुलर पाथ पर रोटेशन कर रही है, मींस क्या है, वहां पे कोई ना कोई फोर्स वर्क कर रहा जिसकी वजह से वो सर्कुलर पाथ पे वर्क कर रही है। वहां तो कोई स्ट्रिंग भी नहीं लगा हुआ है ना, यहाँ पे कोई स्ट्रिंग भी नहीं है, मून और अर्थ की कंपैरिजन किया जाए तो यहाँ पे कोई स्ट्रिंग ही नहीं है, मींस कोई ना कोई फोर्स तो है जिसको बांधे हुए है मून को। अर्थ और मून के मिडिल में यहाँ तो बेटा कोई स्ट्रिंग भी नहीं थी, मून और अर्थ में कोई स्ट्रिंग भी नहीं है, कोई धागा नहीं लगा है। ओके, मींस अगर मून फ्री है, मूव करने के लिए मून फ्री है, तो वो सर्कुलर पाथ पे ही क्यों मूव कर रही है, वो स्ट्रेट लाइन पाथ पे क्यों नहीं आई बेटा। मींस कहीं ना कहीं इसका कोई रीजन छुपा हुआ, और रीजन बेटा यही है कि मून और अर्थ के मिडिल में कोई फोर्स वर्क कर रहा जिसकी वजह से मून मजबूर है सर्कुलर पाथ पे मोशन करने के लिए। आप समझिए सिंपल लैंग्वेज में बेटा, अर्थ और मून के मिडिल में कोई ना कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है जिसकी वजह से, और वो फोर्स कैसा है बेटा, अट्रैक्टिव है। अट्रैक्टिव भी होगा, अगर ये रिपल्सिव होता तो मून बैकवर्ड चला जाता है ना, मींस कहीं दूर भाग जाता, पास में एक स्ट्रेट लाइन मींस सर्कुलर पाथ पे मोशन ना करता। समझ रहे हैं ना मेरे बात को। तो फाइनली मींस आई वांट टू से दैट कि मून मींस अगर आपकी चंद्रमा मून सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रही है अर्थ के अराउंड, तो क्या है बेटा, मींस कोई ना कोई फोर्स वर्क कर रहा, और उसी फोर्स को हम देखते हैं बेटा, उसी को नाम दिया जाता है क्या, मींस उसका रीजन क्या है आपका, ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, अब चलिए बेटा इसका एक मींस यूनिवर्सल लॉ और समझ लेते हैं कि क्या है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसको बस ये थ्योरेटिकल पार्ट बेटा, इसको समझाना बहुत है, ठीक है। एक छोटा सा फॉर्मूला आएगा वो मैं आपको डिस्कस कर दूंगा, लेकिन इसको पहले समझिए आपकी ये हो क्या रहा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बेटा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ओके, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ बेटा, इसका सिर्फ इतना छोटा सा मतलब है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बेटा, इसका सिर्फ यही मतलब है कि आपके यूनिवर्स में जितने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, आपके यूनिवर्स में जितने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, सारे के सारे ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्टिव फोर्स के थ्रू अट्रैक्ट करने में लगे हुए हैं। ओके, मींस अगर मैं और अपने इस मोबाइल जो कैमरा मेरा चल रहा है इसकी बात करूं, तो ये कैमरा ही मुझको अट्रैक्ट करने में लगा और मैं भी कैमरे को अट्रैक्ट करने में लगा हूं, ठीक है। बात करूं इन दोनों की बेटा, तो इन दोनों के बीच में भी क्या है आपका अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, मींस ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा है, क्लियर। तो आपके यूनिवर्स में जितने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं बेटा, सबके मिडिल में अट्रैक्टिव फोर्स वर्क कर रहा, मींस मैं कैमरे को खींच रहा हूं, मोबाइल को से दीवार टच है, मींस दीवार लगी है सामने, दीवार मोबाइल को अट्रैक्टिव कर रही है, ठीक है, मोबाइल दीवार को कर रहा, मींस सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर प्रेजेंट सराउंड, मींस इस ब्रह्मांड में इस यूनिवर्स में जितने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, सारे के सारे एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ओके बेटा, यही बेटा आपका लॉ है क्या, लॉ ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, अब बेटा इसको समझ लेते हैं, इसको थोड़ा सा राइट कर लेते हैं इसके बारे में। तो बेटा मैं राइट कर दूंगा, आप भी इसको राइट कर लेंगे, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। according to this law, all objects are attract to each other which are present in nature, in universe,
क्लियर बेटा? यूनिवर्स में जो भी ऑब्जेक्ट है वो सारे के सारे एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में लगे हुए हैं। ये बेटा क्या है आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल। और बेटा जो वो फोर्स वर्क कर रहा है उसकी वैल्यू क्या है उसको भी हम डिफाइन कर लेते हैं। ओके, उसकी वैल्यू क्या है बेटा उसको भी हम डिफाइन कर लेंगे। तो इसको बेटा आप राइट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑल ऑब्जेक्ट्स आर अट्रैक्ट टू ईच अदर व्हिच आर प्रेजेंट इन यूनिवर्स। क्लियर? बेटा जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है बेटा ये ऑलवेज आपका अट्रैक्टिव ही होता है। ओके, ये बेटा आप नोट पॉइंट कर लेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स always is always attractive nature। बेटा कभी रिपल्सिव नहीं होता, अट्रैक्टिव नेचर। क्लियर? जो बेटा आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है इज ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर, मींस हमेशा अट्रैक्शन करता है, कभी रिपल्सन नहीं करता। मीन आपस में एक दूसरे की तरफ आना चाहते हैं, दूर भागना नहीं चाहते बेटा। अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? पास में आना। और रिपल्सन का मतलब क्या होता है बेटा? दूर दूर जाना, है ना। जैसे आपका मैग्नेट होती है, मैग्नेट का बेटा आप नॉर्थ और नॉर्थ जब आप पोल को साथ पास में लाएंगे तो क्या रिपल्सिव करते हैं, और जब आप नॉर्थ और साउथ पोल को पास में लाएंगे तो वो अट्रैक्ट करने लगते हैं ना। तो आपका ये जो उसमें क्या है मैग्नेटिक में, मैग्नेट में बेटा आपका रिपल्सिव भी लगता है अट्रैक्टिव भी लगता है। लेकिन बात करी जाए ग्रेविटेशनल फोर्स की तो बेटा ये नेचर में ऑलवेज अट्रैक्टिव ही होगा, ये कभी रिपल्सिव नहीं होगा। क्लियर? तो बेटा क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ what will be the nature of means what is the nature of gravitational force। तो बेटा आप राइट करेंगे कि ये ओनली और ओनली अट्रैक्टिव टाइप का होता है। क्लियर? चलिए बेटा देख लेते हैं इसका क्या फॉर्मूला कैसे निकलता है। इसको बेटा मैं रब कर दूंगा। चलिए बेटा बात करते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ओके फिर से बेटा वही राइट करेंगे हम लोग, फिर से हम लोग वही राइट करेंगे। ऑल दी ऑब्जेक्ट्स which are present in nature means universe, nature या universe। okay, which are present in universe, all the objects which are present in universe attract to each other, attract to each other by a force। okay, comma this force is called as ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर बेटा? जिस फोर्स की वैल्यू, जिस फोर्स से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं बेटा वही क्या है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। बेटा बात करूं उसकी वैल्यू की तो वैल्यू बेटा क्या होगी आपकी बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर बेटा मैं आपको यहाँ पे 2 मासेस ले लूं, आपका एक मास हो गया बेटा m1 और बेटा आपका मास हो गया m2। क्लियर? और इसकी बेटा सेंटर्स की डिस्टेंस की बात कर रहा हूं मैं। सेंटर क्या है इसका? ये है, और इसका सेंटर बेटा क्या है? ये है। इसके मिडिल की डिस्टेंस अगर बेटा आपकी d है, ओके, इसकी डिस्टेंस क्या है? d, किलोमीटर मीटर जो भी हो हमें नहीं पता। क्लियर बेटा? तो अगर 2 मासेस है आपके, तो मैंने क्या कहा दोनों मासेस एक दूसरे को ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू अट्रैक्ट करने में लगे हुए हैं ना। तो बेटा उसकी वैल्यू क्या होती है आपका? तो दिस ग्रेविटेशनल फोर्स is directly proportional to the product of their masses, to the product of their masses। क्लियर बेटा? मींस अगर मैं पहली क्वेश्चन बनाऊं तो जो आपका फोर्स है वो किसके प्रोपोर्शनल है बेटा? m1 into m2। ओके, जो आपके मासेस है बेटा दोनों ऑब्जेक्ट के, बोथ ऑब्जेक्ट के जो आपके मासेस हैं m1 एंड m2, तो बेटा फोर्स आपका क्या होगा? डायरेक्टली इनके प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर? तो जो बेटा आपका फोर्स है वो क्या है? डायरेक्टली इसके प्रोपोर्शनल है किसके? m1 into m2 के प्रोडक्ट की, मींस f प्रोपोर्शनल m1 into m2। और बेटा बात करूं मैं किसकी? डिस्टेंस की। डिस्टेंस क्या है बेटा? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट। ओके, इस सेंटर से इस सेंटर तक की डिस्टेंस कितनी है बेटा? हमने d लेट कर ली, तो डिस्टेंस की बात करते हैं, क्या हो जाएगा आपका? फोर्सेज। सेकंड पॉइंट बेटा आपका हो गया फर्स्ट पॉइंट।
ओके, ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। बात करूं बेटा सेकंड पॉइंट की, तो फोर्स इज इनवर्सली, डिस्टेंस की बात करने जा रहा हूं बेटा। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट। ओके, दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर की जो डिस्टेंस का स्क्वायर है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा बेटा फोर्स। मींस अगर इसको बेटा मैथमेटिकल राइट करना चाहो तो क्या हो जाएगा, F प्रोपोर्शनल 1/d स्क्वायर, इक्वेशन सेकंड इक्वेशन फर्स्ट। ओके बेटा, समझिए आप बात को। आपका जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है बेटा, इसका क्या है आपका, कि सारे के सारे ऑब्जेक्ट जो यूनिवर्स में हैं, वो सारे ऑब्जेक्ट जो यूनिवर्स में प्रेजेंट हैं, मींस किसी भी टू का हम पेयर बनाएंगे तो क्या होगा, वो दोनों के दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में लगे हुए। मींस सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स which are present in universe are attracted to each other, clear, by a force. This force is called as gravitational force. And अगर इसको बेटा मैं मींस फॉर्मूला फाइंड आउट करूं तो कैसे होगा, जो आपका बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो दोनों ऑब्जेक्ट्स के मासेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ बोथ मासेस ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट, क्लियर। और बेटा बात करूं इसकी, फोर्स इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट। मींस बेटा आपके जो दोनों ऑब्जेक्ट है इनके सेंटर्स की जो डिस्टेंस है d, इसके इनवर्सली, इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है बेटा, फोर्स है। ओके, सेकंड वाला आपका हो गया। अब बेटा इसको मैं रब करूंगा ऊपर वाले को, तभी आपको क्लियर हो पाएगा। चलिए इसको बेटा देख लेते हैं, फिर से इसको बेटा हम फिर से इसको ड्रॉ कर लेंगे, सारे पॉइंट आप राइट कर लेंगे जो मैंने राइट करवा दिया, उसके आगे हम इसको लेके चल रहे हैं। इतना बेटा आप राइट कर लेंगे ओके, नोट्स बनाने के लिए, और इसके आगे चल रहे हैं हम लोग। तो बेटा डायग्राम हमारा क्या था, आपने को ये m1 मास कंसीडर किया था m1 एंड दिस इज मास, मींस ऑब्जेक्ट विच हैव मास m2, क्लियर। ये बेटा आपका m2 है, इसके सेंटर्स की डिस्टेंस जो बेटा वो क्या है, d है आपकी, क्लियर। तो बेटा यही मैं फाइंड आउट करने जा रहा था कि इस पर क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये इसको ये m1 मास m2 को अट्रैक्ट करने में लगा है, F ग्रेविटेशनल, और ये भी बेटा Fg से ही अट्रैक्ट करने में लगा है m1 को। मींस दोनों के दोनों फोर्स अप्लाई कर रहे हैं बेटा, ये भी इसको खींचने में लगा है और ये भी इसको खींचने में लगा है। अट्रैक्टिव फोर्स है ना, वन साइड से नहीं लगता, दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे पर अप्लाई करेंगे, क्लियर। तो बेटा बात करते हैं कि हमने जो बेटा अभी डिस्कस किया कि F प्रोपोर्शनल है बेटा। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या था, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, इक्वेशन फर्स्ट, एंड फोर्स इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस 1/d स्क्वायर, बेटा इक्वेशन सेकंड। ओके, और बेटा अगर मैं दोनों को कंबाइन कर दूं, क्यों, फोर्स आपका m1 m2 के प्रोपोर्शनल है और फोर्स क्या है बेटा आपका 1/d के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्लियर। बेटा दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो आपका क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा बेटा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन d स्क्वायर, क्लियर। ये बेटा आपका निकल के आ गया क्या, प्रोपोर्शनलिटी। और आप बेटा जानते हैं कि जब मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन यहां से रिमूव करूंगा तो बेटा आपका क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट लाना पड़ेगा हमें ना बेटा। जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन यहां से रिमूव करेंगे तो हमें एक कांस्टेंट लेके आना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं बेटा, मैंने क्या किया, इसको प्रोपोर्शनलिटी के साइन को यहां से रिमूव कर दिया, तो F इक्वल टू बेटा मैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लगा दूंगा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट कैपिटल G। देखिए बेटा प्रोपोर्शनलिटी को हटा के मैं इक्वल टू लगाने जा रहा हूं, तो मुझे कांस्टेंट यहां लेके आना पड़ेगा G इनटू m1 m2 अपॉन d स्क्वायर, क्लियर बेटा। यही आपका क्या आ गया, ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, ये बेटा आपका क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, और बेटा इसका नेचर क्या होता है, ये ऑलवेज आपका अट्रैक्टिव टाइप का होता है, क्लियर। अब बेटा बात करते हैं कैपिटल G की। ओके, जो आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है बेटा, यहां मैं राइट करूंगा वेयर कैपिटल G इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके बेटा, कांस्टेंट बेटा आपका क्या है, जो कैपिटल G है आपका एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ओके, अब इसको मैंने यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्यों बोला बेटा, कैपिटल G को मैंने यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्यों बोला, क्योंकि इसकी जो वैल्यू बेटा कैपिटल G की यूनिवर्सल कांस्टेंट मींस यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी बेटा आप कहीं पे भी इसको ले जाएं,
मून पर ले जाएं, अर्थ में इसकी वैल्यू चेक करें, या फिर सी में इसकी वैल्यू चेक करें, या वैक्यूम में इसकी वैल्यू चेक करें, हर जगह आपकी वही वैल्यू होगी। तो बेटा इसकी वैल्यू होती क्या है, कैपिटल जी इक्वल टू 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्लियर, ये बेटा इसकी वैल्यू होती है कैपिटल जी की। और ये वैल्यू बेटा यही हर जगह होगी। पूरी यूनिवर्स की बात मैंने कर दी, पूरी यूनिवर्स की बेटा अगर मैंने बात कर दी तो मीन्स ये पानी में देखिए, इसको वाटर में देखिए, एयर में देखिए, वैक्यूम में देखिए, मून पर ले जाइए, मीन्स जहां पे मन करे आप इसको वहां ले जाइए, इसकी वैल्यू ऑलवेज यही रहेगी, ये कभी भी चेंज नहीं होगी। क्लियर, इसीलिए इसको बेटा क्या बोलेगा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल। ओके, बिकॉज द वैल्यू ऑफ जी नेवर विल बी चेंज। ओके, नेवर विल बी चेंज। ओके, कभी चेंज नहीं होती। अगर आपकी यही है 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर। ओके, और बेटा यूनिट कहां से लेके आया मैं, तो आप इसी फार्मूले से देखिए, इस फार्मूले से, अगर इसी फार्मूले से बेटा अगर मैं इसको आपको, चलिए इसको बाद में करवा दे रहा हूं, पहले इसको आप समझ लीजिए। तो बेटा जी की वैल्यू हमारी क्या है, 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, है ना। तो यही बेटा आपका फोर्स है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बेटा, वो क्या है, कैपिटल जी m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। ओके, यही बेटा आपका एक अट्रैक्टिव फोर्स है, जो दोनों ऑब्जेक्ट को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करने में लगा हुआ है। और यही रीजन है कि मून है, जो मून है आपकी, वो अर्थ के चारों तरफ क्यों रोटेट कर रही है, क्यों, अर्थ मून को खींचने में लगा हुआ है और मून भी अर्थ को खींचने में लगा है। तो दोनों इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बाउंड है बेटा। तो मून छटक के बाहर नहीं जा पा रही है, अदरवाइज वो चाहे तो स्ट्रेट लाइन मोशन कर जाए, वो नहीं कर पा रही है। और अर्थ के चारों तरफ ही वो चक्कर काटने में लगा हुआ है मून। ओके, तो यही बेटा फोर्स है। मैंने क्या बोला था आपको कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है, ओके, सर्कुलर मींस कोई सा भी मोशन कर रहा है, तो उसके लिए चाहिए फोर्स, क्योंकि विदाउट अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स एनी बॉडी कैन नॉट बी मूव। ओके, विदाउट एनी अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स एनी बॉडी कैन नॉट बी मूव। यही बेटा आपका रीजन है कि मींस अगर बॉडी मूव कर रही है, उसके स्टेट में चेंज हो रहा, तो उसका रीजन क्या है बेटा, उसका कोई ना कोई अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है। क्लियर, तो ये बेटा आपका कांसेप्ट हो गया। बेटा बात कर लेते हैं इसकी यूनिट की, ये निकल के कैसे आ गई, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसको भी समझ लीजिए आप। आपका जो बेटा ये यूनिट डायमेंशन है ना, यूनिट डायमेंशन इसका बेटा बेसिक है। ओके, आप जिसका भी चाहे, अगर आपको उसका फॉर्मूला पता है, जैसे मुझे इसका फॉर्मूला पता है कि F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन d स्क्वायर, तो ऐसे बेटा आपको कोई सा फॉर्मूला गिवन हो और आपसे कोई भी वैल्यू पूछ ली जाए कि इसकी यूनिट डायमेंशन क्या है, तो बेटा उसको आप समझ लीजिए कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बेटा आप नोट कर लेंगे इसको। यही बेटा आपका क्या है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब बेटा अगर मैं बात करूं, आपका जो फॉर्मूला निकल के आया बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है आपका, कैपिटल जी m1 m2 डिवाइड बाई डी स्क्वायर। क्लियर, अब बेटा जी को आप लिखिए, जी क्या हो जाएगा आपका, डी आपके इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो f इंटू डी स्क्वायर अपॉन m1 m2। बेटा आप बताइए, मैं यूनिट डायमेंशन की बात करने जा रहा हूं, यूनिट डायमेंशन ऑफ जी, यूनिट डायमेंशन ऑफ कैपिटल जी क्या होगी बेटा आपकी, एफ की यूनिट डायमेंशन क्या होती है बेटा, न्यूटन। एफ की क्या होती है, न्यूटन। मास की क्या होती है बेटा, केजी। और बात करूं डिस्टेंस की, क्या होती है बेटा, मीटर। क्लियर, अब देखिए आप, एफ की यूनिट डायमेंशन कितनी होगी बेटा, न्यूटन। बात करूं डी की क्या होती है बेटा, मीटर, बट मीटर इंटू मीटर क्या हो, डी स्क्वायर है ना, तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर अपॉन, बात करूं बेटा m1 m2, m1 का क्या होता है, मास का केजी। क्लियर, मास कितना आपका, m का वैल्यू क्या है, केजी, मींस यूनिट डायमेंशन क्या है, केजी है, तो केजी इंटू केजी, केजी स्क्वायर। यही है बेटा आपकी क्या, कैपिटल जी की यूनिट डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ओके, तो इतना बेटा आपने कर लिया। इसका छोटा सा एग्जांपल हम समझ लेते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल्स समझने के लिए, तो ये क्लियर हो जाएगा बेटा। इस चैप्टर में सिर्फ यही आपका सेकंड आपका इसमें कांसेप्ट और है, मींस थोड़ा सा वो केपलर्स लॉ है। ओके, लॉ ऑफ केपलर। एग्जांपल बेटा कंसीडर करते हैं इसका। आपको गिवन है बेटा, कोई ऑब्जेक्ट है आपके, वो दो ऑब्जेक्ट m1 m2 के, इनके बेटा सेंटर्स की जो डिस्टेंस है ना, वो जस्ट कर लिए 1 मीटर है, 1 मीटर। क्लियर, और बेटा आपको ये गिवन है, गिवन क्या है, m1 इक्वल टू 1 kg एंड m2 इक्वल टू आल्सो 1 kg। ओके, एंड d इक्वल टू कितना बेटा आपको, 1 मीटर। क्लियर बेटा, आपसे कह रहा फाइंड क्या करना है बेटा आपको, फाइंड दी
एफ मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स। ये बेटा आपको फाइंड आउट करना है, क्लियर। चलिए बेटा इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। हमने बेटा अभी फॉर्मूला डिस्कस किया है, इक्वल टू क्या होता है बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू m1 m2 कैपिटल G अपॉन d स्क्वायर। बेटा चलिए वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा बेटा, f इक्वल टू m1 की वैल्यू कितनी है 1, कैपिटल G की वैल्यू बेटा क्या होती है 6.6 into 10 to the power minus 11 मल्टीप्लाई m1 की वैल्यू क्या है बेटा 1 मल्टीप्लाई 1 अपॉन, बात करो d स्क्वायर की, क्या होता है बेटा, d कितना है आपका 1 मीटर है ना, तो 1 का स्क्वायर। इसको बेटा देखिए आप सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, f इक्वल टू आपका आ जाएगा 6.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन। क्लियर बेटा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसके बेटा ऐसे आपके इसमें बुक में आप देखेंगे ना, तो एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बट कॉन्सेप्ट बेटा एक ही है, कॉन्सेप्ट आपको यही लगाना है। आपका m1 चेंज हो सकता है, m भी m2 चेंज हो सकता है, ओके, आपका डिस्टेंस भी चेंज हो सकती है, बट ये फॉर्मूला कभी चेंज नहीं होगा। फॉर्मूला आपका ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए यही अप्लाई होगा। तो आपको बेटा वैल्यू चेंज हो सकती है बट फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। तो बेटा आप सारी वैल्यू यहाँ पुट करना, और डी भी चेंज आपका हो सकता है, तो डी जैसे वो गिवन करेगा आपको वही आप पुट कर देना। तो बेटा आपका आंसर इसी प्रोसीजर के थ्रू आपका सारा का सारा मींस आप सॉल्व कर पाएंगे। और बेटा लास्ट मींस जाते जाते मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर का होता है, मींस कभी रिपल्सन नहीं करता, सिर्फ अट्रैक्ट करता है ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है। चलिए बेटा इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफी हो गया बेटा, थैंक यू क्लास।